तो अब शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम पड़ेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सेकंड बुक का पहला चैप्टर पड़ेगा और नई न्यूटन के हिसाब से भी सेकंड बुक का पहला चैप्टर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो है नॉन रिजिड बॉडी। सवाल उठा नॉन रिजिड बॉडी ही क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी चैप्टर शुरुआत से अभी तक पढ़े गए हैं उसमें हमेशा बॉडी को रिजिड बॉडी ही लिया गया है। ठीक है, और रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा समझ लीजिए, नॉन रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी से फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप या साइज या दोनों पे फर्क पड़ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिजिड बॉडी कहेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, नॉन रिजिड बॉडी लिखिए। इफ an external force is applied on the body, if an external force is applied on the body, if an external force is applied on the body and the shape or size or both and the shape or size or both of the body changes or both of the body changes, then the body is said to be a non-rigid body. The body is said to be a non-rigid body. Body is said to be a non-rigid body. ठीक है, तो हमारे पास अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इसको रख कर देते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन रिजिड बॉडी। अगर नॉन रिजिड बॉडी को मैं कायदे से क्लासिफाई करूं तो 3 पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ेगा, 3 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। नॉन रिजिड बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक को कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरे को कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। अभी सबके बारे में बता रहा हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है, तीसरी है पार्शियली इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी को प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं, और इसी प्लास्टिक बॉडी के आधार पे इसे पार्शियली प्लास्टिक बॉडी भी कहा जा सकता है। सेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन रिजिड बॉडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखें। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसी बॉडी जिसपे फोर्स लगाने पे उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वो बॉडी क्विकली एंड कंप्लीटली, क्विकली एंड कंप्लीटली, दोनों बातें समझिए, क्विकली और कंप्लीटली अपने शेप और साइज को फिर से गेन कर लेगी, उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी क्या हो गई? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब तुमने जरा सा फोर्स लगाया, वो फोर्स लगा के हटा भी लिया तो जैसा डिफॉर्मेशन हुआ था वैसे का वैसा ही बना रह गया, जैसे क्ले वगैरह में होता है। आई वाज समझ, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, और यू कैन से प्लास्टिक बॉडी। ठीक, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा रिगेन करती हैं, हमने फोर्स लगाया
डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म होने के बाद उसने फिर से गेन तो किया लेकिन उतना नहीं कर पाया। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्लियर हो गया। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका शेप और साइज डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वो फिर से अपनी शेप और साइज को कंप्लीटली एंड इमीडिएटली गेन कर लेता है। उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। यही हमारे कोर्स में है। ठीक है, बाकी ये दो चीजें आपकी केवल जानकारी के लिए मैंने बताया। NIC नॉट इन कोर्स और ये भी नॉट इन कोर्स। आई बात समझ में? तो ये आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। हम लोग पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को, मतलब ऑब्वियस है कि फोर्स ने ऐसा फोर्स जिसने शेप को डिफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी कंप्लीटली और इमीडिएटली अपनी शेप को फिर से रीगेन कर लेगी, शेप और साइज को। उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लिखिए, a body which regains its initial shape and size, the body which regains its initial shape and size, a body which regains its initial shape and size after the removal of deforming force regains shape and size after the removal of deforming force, ब्रैकेट में लिख लो completely and immediately, ब्रैकेट में लिख लीजिए completely and immediately, ब्रैकेट क्लोज, completely and immediately ब्रैकेट क्लोज, is called perfectly elastic body। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि, ठीक है, समझ गए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इसमें फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप और साइज में चेंजमेंट आ जाता है, लेकिन जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं फिर से रीगेन हो जाता है। सवाल है क्यों? सवाल है क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो इसको समझने के लिए हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं स्प्रिंग बॉल मॉडल। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ बॉडी। मेन हेडिंग है स्प्रिंग बॉल मॉडल, बाकी आप समझदार हैं। स्प्रिंग बॉल मॉडल टू अंडरस्टैंड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी। तो चलिए समझते हैं। कोई भी सॉलिड एक फिक्स्ड यूनिट सेल के रिपीटिशन से बनता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए हम किसी सॉलिड को की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से एक दीवार ईंटों को जोड़ के बनती है, वैसे ही हर सॉलिड का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो एक छोटे से यूनिट सेल से शुरू होता है। ठीक है, तो मैं एक छोटे से यूनिट सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको क्यूबिकल यूनिट सेल कहा जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एक क्यूब के फॉर्म में एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कॉर्नर्स पे बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं। हर कॉर्नर पे सपोज एक एटम रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो बीच में आपको लाइंस दिख रही हैं एटम्स में, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बॉन्ड्स हैं और इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। तो आप इनको इमेजिन कर सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, उसी तरीके जैसे कि स्प्रिंग्स फ्लेक्सिबल होती हैं, वैसे ही फ्लेक्सिबल है जैसे कि स्प्रिंग्स फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है,
इस प्रकार से ये स्प्रिंग्स, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग्स, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक सब कुछ सिस्टम ऐसे बना रहेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मान लीजिए कि मैंने फोर्स लगाया और इस एटम को उठा के खींच लिया। फोर्स लगाने से ये तो होगा भाई, डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? अगर आप अंदर सोचें बॉडी के, तो आपने फोर्स लगाया तो डिफॉर्म होने का क्या मतलब है? अंदर जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। यानी अल्टीमेटली हुआ ये कि ये वाला जो एटम यहाँ पे था वो सरक के यहाँ पे आ गया, मान लो, ठीक। तो जब ये इधर सरक के आ गया तो ये जो स्प्रिंग पहले ऐसे अटैच थी वो अब खिंच गई और ऐसे हो गई। ये जो स्प्रिंग यहां से यहां तक अटैच थी ये खिंच गई और ऐसे हो गई। ये जो स्प्रिंग ऐसे अटैच थी इसके साथ वो भी खिंच गई। बात समझ में आ रही है आपको? और हर स्प्रिंग जब खिंच जाती है तो वापस रिस्टोर करती है, वापस खींचने का प्रयास करती है। तो मैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स, मैं खींच रहा हूं, मतलब मेरा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये जो FEXT लिखा हुआ है, बड़ा लिख देते हैं, FEXT यानी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, इसको खींचा है। तो इसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, ये बॉन्ड्स को आप क्या कह सकते हो? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है, एटम टू एटम जो काम कर रहे हैं। तो ये एटम कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, तो ये एटम कह रहा है मैं खींचता हूं F1। ये वाला एटम का मैं भी नहीं जाने दूंगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा F2। और ये वाला एटम कहेगा मैं भी नहीं जाने दूंगा, ये फोर्स हो गया F3। यानी अल्टीमेटली तीनों मिलके इसको ऐसे कर रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए, यहाँ पे बेटर ऐसे बनेगा। ये रहा एटम और हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो ये है F एक्सटर्नल, और ये तीनों फोर्स का कंबाइंड अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे मान लीजिए F नेट। गॉट इट? ठीक है। तो इस समय मामला क्या है? एट इक्विलिब्रियम, मतलब खींच के हम एक तरीके से खड़े हो गए। तो हालात ऐसे हैं, बात समझ में आ गई? तो हमारे पास ये जो फोर्स है इसे कौन सा फोर्स कहा जाएगा? इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाएगा। और हमारे पास ये वाला जो फोर्स है इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे, अब आप खुद ही समझदार हो कि अगर आप छोड़ दोगे यहां से, अगर आपने इसको लगाना बंद कर दिया तो ये मिलके फिर वापस खींच लेंगे इसको तुरंत, ठीक है। तो ये है इलास्टिसिटी के पीछे का लॉजिक, ठीक। कि जब कभी हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या करते हैं? एटम को वापस अपनी जगह लाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा लगाया हुआ एक्शन और अंदर से लगता है रिएक्शन। तो हम अपने एक्शन को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे और जो एटम रिस्टोर करना चाह रहा है, रिएक्शन कर रहा है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य अगर हम इसको मैथमेटिकली लें तो हम ये कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल और F रिस्टोरिंग बराबर अमाउंट में होते हैं, ठीक है, बराबर अमाउंट में होते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि F एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग फोर्स सेम चीज है। वैल्यू में दोनों बराबर हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम चीज है। तो यहां पे आप F एक्सटर्नल इक्वल टू F रिस्टोरिंग लिख लीजिए या F डिफॉर्मिंग, व्हाटएवर जैसा भी लिखना चाहें, F रिस्टोरिंग लिख लीजिए या F नेट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, चलेगा। बेटर ये है कि इसकी जगह पे आप F एक्सटर्नल इक्वल टू F रिस्टोरिंग ही लिखिए, ठीक है ना। मतलब ऐसे कर लेते हैं, बेटर रहेगा। F डेफ डिफॉर्मिंग इज इक्वल टू
F restoring। ठीक है, बाकी तो अंडरस्टूड है कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स अंदर का नेट फोर्स है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। बहुत रहता है आप लोगों को, मुझे पता है। स्ट्रेस, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं स्ट्रेस के बारे में, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई फिक्स सपोर्ट है, अब छत मान लीजिए, और छत से हमने जो तार है, एक मतलब वायर ले लीजिए या रॉड ले लीजिए, उसको लटका दिया है। सो इट शुड बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फोर्स लगाता हूं और इसको ऐसे खींचता हूं तो ऑब्वियस है कि जब खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स, और इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस खींचने की कोशिश करेंगे। तो वहां जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे जिन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स काम कर रहा है वो सब कहां मौजूद हैं? इस एरिया में। भाई पूरे जहां पूरा एरिया है उसमें पूरे में तो लग नहीं रहा है ना। जो फोर्स लग रहा है वो चाहे रिस्टोरिंग हो चाहे एक्सटर्नल हो, सिर्फ इतने एरिया पे काम कर रहा है। यू कैन से एरिया ऑफ कांटेक्ट, पूरी बॉडी के एरिया से मतलब नहीं है हमको। तो यहां पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, ऐसा करने से कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ अपॉन कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट आपने लिया, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो कर देते हैं तो जो क्वांटिटी आती है उसी को कहा जाता है स्ट्रेस। हम ये नहीं कह रहे कि एक लौता एग्जांपल है, हमने इजीली समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। आई बात समझ में? तो हमेशा की तरह अगर यूनिट निकालनी है आपको तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, जिसको आप लोग हमेशा की तरह पास्कल कह सकते हैं। तो ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो पहले आप लिखिएगा, उसके बाद ये सब लिखिए। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रेस, उसमें लिखिए फॉर्मूला देके, डेफिनेशन तो फॉर्मूला देके समझा। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। लिखिए द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, the internal restoring force acting per unit area of contact, acting per unit area of contact, acting per unit area of contact is called stress, is called stress, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डायग्राम मत बनाइएगा अभी, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये चाहते नहीं कि परमानेंट दिमाग में यही चीज लेके आए। जब भी स्ट्रेस कई तरीके से लगाया जाता है, अभी हम पढ़ाएंगे सारा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्ट्रेस इज इक्वल टू एनी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये इसका यूनिट हो गया। जैसा कि हम जान ही रहे हैं थोड़ी देर पहले से कि हम कहने को ये जरूर कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल की कभी बारी आएगी तो आप ये जरूर कर सकते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन सत्य बात यही है, मतलब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम ना बनाए। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है?
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए, these are of three types. These are of three types. These are of three types. Number one, longitudinal stress. These are of three types. Number one, ऐसे पहले सीक्वेंस में सारे लिख लीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, तीसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल होता है, TA होता है, सॉरी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। हेडिंग डाल दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और उसकी लेंथ में चेंज आए, तो इस प्रकार से जो स्ट्रेस आया मटेरियल पे, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हेडिंग डाल दिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लिखिए, if force is applied to change its length, if force is applied to change the length of the body, if force is applied to change the length of the body, then the stress is called, if force is applied to change the length of the body, then the stress is called longitudinal stress. Stress is called longitudinal stress. ठीक है? ये longitudinal stress भी दो प्रकार की होती है, मैं समझा देता हूँ तो आपको लिखने में फिर आसान रहेगा। एक होती है टेंसाइल और एक होती है कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल मतलब जैसे अभी बता रहे थे कि आपने एक वायर लिया या कोई रॉड ली, आपने पकड़ के खींच दिया, तो इस केस में जो आप फोर्स अपॉन एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टेंसाइल, यानी खींचने के लिए टेंसाइल शब्द यूज होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स समझ गया ना, फोर्स कौन सा, एरिया कौन सा। ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव मतलब ये आपके पास कोई एक रिजिड बेस है, बेस पे आपने क्या रख दिया, कोई आपने सॉलिड चीज जैसे रख दी, कोई क्यूबॉइड है ना। अब ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, इसको दबा रहे हो, है ना। जैसे इसमें क्या था, एरिया ए था, फोर्स एफ था, वैसे आप फोर्स लगा के इसको दबा रहे हो। इस केस में जो स्ट्रेस आएगा वो कॉम्प्रेसिव बोला जाता है। कॉम्प्रेसिव का फॉर्मूला ऐसा भी वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फीलिंग वही है, बस केसेस बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ longitudinal stress. Types of longitudinal stress. ठीक है, देखिए, these are of two types. These are of two types. Number one, tensile stress. For example, consider the situation. ये नोट कर लीजिए, पहला वाला डायग्राम ये वाला। देखिए, नंबर 2 हेडिंग डालिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नंबर 2 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नंबर 1 था टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसके लिए भी फॉर एग्जांपल बस लिख लीजिए, कंसीडर द सिचुएशन। ये डायग्राम बन गया और ये आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला वही है, बस
केस बदल गया है। अब हेडिंग डालिए, ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा वाला स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब आएगा कौन सा वाला, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, अब नंबर है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रो शब्द जनरली पानी के लिए यूज किया जाता है। पानी फ्लूइड है, फ्लूइड वो चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं। मैं फिर से बोलता हूं, हाइड्रो शब्द जब भी कहीं लगा होता है उसका सेंस पानी से होता है। पानी एक फ्लूइड है और फ्लूइड वो चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि इस समय हम जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसमें वो जनरली फ्लूइड्स वगैरह में काम में आता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। लिखिए, इफ फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इफ फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज the volume of the body, if force is applied to change the volume of the body, then the stress is called, hydrostatic stress. The stress is called hydrostatic stress. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, पहले मैं समझा देता हूं, अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। ये इस प्रकार के स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी को हम चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं। मतलब देखिए, ये मतलब इस तरीके से समझिएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि द फोर्स शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस। बहुत ध्यान समझना, नॉर्मल शब्द का मतलब जानते हैं ना, नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए, हमने फोर्स ऐसे लगाया है। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी पे नॉर्मली फोर्स एक्सर्ट करते हैं, चारों तरफ से फोर्स लगा के दबा रहे हैं, हम चारों फोर्स पे, चारों एरो पे अलग अलग एफ नहीं दिखा रहे, क्या पता तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मतलब एरो बता रहा है कि मैंने चारों तरफ से दबाया है फोर्स लगा के, कितने फोर्स से, एफ फोर्स से। तो ये इतने सरफेस एरिया पे लगा तो यहां पे ए हो जाएगा। आई बस समझ। तो जो फोर्स हमने लगाया इसको कंप्रेस करने के लिए, ताकि इसका क्या चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए। आई बस समझ में, इसलिए हमने जो फोर्स लगाया ताकि इसका कंप्रेशन हो जाए, ये दब जाए, या हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, जुगाड़ हो जाए जो ये फैल जाए। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम चेंज करने का। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएं कि वो उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर पास हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने फोर्स लगाया अपॉन जितने एरिया पे वो फोर्स काम किया, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्योंकि ये नॉर्मल लग रहा है सरफेस के ऊपर, मतलब परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, इस वजह से इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन दिस नेचर ऑफ स्ट्रेस, in this nature of stress, force always acts, in this nature of stress, force always acts, in this nature of stress, force always acts on the body, force always acts on the body from all around and normal to the surface, that's why it is called normal stress. That's why it is called normal stress. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, कंसीडर द सिचुएशन, ये डायग्राम हो गया। तो ये तुम्हारा कौन सा, नॉर्मल कह दो या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब एक बात और समझिए,
जनरली फ्लूइड्स के लिए हम लोग फोर्स शब्द नहीं बोलते हैं। क्या लेते हैं फ्लूइड्स में? प्रेशर लेते हैं। लिक्विड्स में हमने बहुत कम सुना होगा कि हमने लिक्विड पे फोर्स लगाया। लिक्विड पे क्या लगाया? प्रेशर लगाया। तो जनरली हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग प्रेशर लिखेंगे, ठीक है। इस वजह से ये जो आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है ना, इसको आप प्रेशर मान सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सारा काम हुआ है। तो अब हम लोग फिनिश कर चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब पढ़ेंगे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो हेडिंग डाल दीजिए टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस तो पहले हम समझा देते हैं, फिर देख लीजिए आप, फिर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और उसकी खास बात ये है सॉलिड बॉडी की कि सॉलिड बॉडी जो है वो बेस से फिक्स है। मतलब उसका जो आधार है वो फिक्स है, ठीक। मतलब ये हिस्सा उसका फिक्स कर दिया मैंने, फिक्स्ड, ठीक। तो जब फिक्स हो गया तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस को पकड़ के खींचा, समझ रहे हैं। मतलब ये फिक्स कर दिया और सामने वाली फेस, मतलब इसके सामने वाली फेस को मैं खींचा फोर्स लगा के, ठीक है। मतलब एरिया ये वाला इफेक्ट हुआ, पूरा एरिया इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इतना एरिया इफेक्ट हुआ। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये वाला पॉइंट यहां से रख जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां से रख जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये वाली जो साइड है वो ऐसे आ जाएगी। इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये जो साइड थी वो ऐसे खिसक गई, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो साइड थी पहले ऐसे, वो अब ऐसे हो गई, ये वाली ऐसे हो गई, ये वाली ऐसे हो गई, ये वाली ऐसे हो गई, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, इसको कहते हैं शीयर करना। जब एक हिस्से को फिक्स करके सामने वाले हिस्से को खींचते हैं, इसी को शीयर करना कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम शीयर स्ट्रेस भी पड़ेगा, ठीक है। और टेंजेंशियल क्यों पड़ रहा है, क्योंकि टच करते हुए फोर्स लग रहा है ना, सरफेस को टच करते हुए, दैट्स व्हाई टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे ये काम करेगा। सिचुएशन मैंने बताई दी है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, फोर्स अपॉन एरिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई बस हम लिखिए, हेडिंग है टेंजेंशियल स्ट्रेस, उसके अंदर लिखिए if force is applied to drag a layer of solid, if force is applied to drag a layer of solid over another, ठीक है, comma within the body, comma, then the stress is said to be tangential stress. The stress is said to be tangential stress. The stress is said to be tangential stress. Next answer is, in this nature of stress, force always acts. In this nature of stress, force always acts on the surface of the body tangentially.
on the surface of the body tangentially provided the opposite surface of body provided the opposite surface of the body must be firmly fixed. Opposite surface of the body must be firmly fixed. That is to produce shear. That is to produce shear. ठीक है? Full stop. That's why this stress is also called. That's why it is also called. You can say. That's why it is also called shear stress. That's why it is also called shear stress. In the next lecture we will do some numericals also.